जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो बिहार स्पेशल के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आने वाले सभी परीक्षाएं जिसमें बिहार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछ रहे हैं, प्राचीन कालीन बिहार में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्राम के मुखिया को प्राचीन काल में क्या कहते थे बिहार में? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ग्रामीणी। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, भारतीय ग्रामीण जीवन का पुनर्निर्माण ग्राम पंचायतों की पुनः स्थापना से ही संभव है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी जी का। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1957 में। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता की सिफारिश को कब स्वीकार किया था? विकास परिषद ने, एनडीसी ने बलवंत राय मेहता के जो है सिफारिश को स्वीकार किया आपका 12 जनवरी 1958 को। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा जी, सही उत्तर 2 अक्टूबर 1959 से। ठीक है। अगला सवाल देखिए। पंचायती राज व्यवस्था स्थापित कर 7 नंबर सवाल इसमें पूछ रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था हेतु किया गया संविधान में 73वां संशोधन कब से देश में प्रभावी हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 24 अप्रैल 1993। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। ग्राम सभा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था संबंधी अनुच्छेद क्या है? तो ग्राम सभा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था संबंधी अनुच्छेद क्या है जी? तो अनुच्छेद हो जाएगा 243A। ठीक है जी, 243A। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, अगला सवाल इसमें पूछा गया है कि पंचायतों का गठन संबंधी संविधान में अनुच्छेद है। पंचायतों का गठन संबंधी संविधान में कौन सा अनुच्छेद है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, सही उत्तर आपका क्या होगा जी? 243B, 243B। अगला सवाल, पंचायतों की शक्तियां संबंधित संविधान में अनुच्छेद है। पंचायतों की शक्तियां संबंधित संविधान में कौन सा अनुच्छेद है? तो सही उत्तर क्या होगा जी? तो सही उत्तर हो जाएगा 243G, पंचायतों की शक्तियां में। ठीक है, 243G करिएगा। अगला देखिए, बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था कब से काम करना शुरू किया? त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था कब से काम करना शुरू किया? तो सही उत्तर क्या होगा जी? तो 2001, 2001। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए। बिहार में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? बिहार में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा 8,471। 8,471 बढ़ ही रहा है। और देखिए, बिहार में कितने पंचायत समितियां हैं? बिहार में कितने पंचायत समितियां हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 534। इन सभी संख्याएं परिवर्तित होगी क्योंकि जनसंख्या जो है परिवर्तन हो रहा है जनसंख्या में, इसलिए। बिहार में कितने जिला परिषदें हैं? बिहार में कितनी जिला परिषदें हैं? तो सही उत्तर जाएगा 38। 38 जिला परिषद। ठीक है। ग्राम सभा, ग्राम सभा क्या है? तो ग्राम सभा देखिए, ग्राम सभा आपका अस्थाई सभा है। ग्राम सभा अस्थाई सभा है। क्या ग्राम सभा के निर्णयों को किसी अन्य संस्था द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? ग्राम सभा के निर्णयों को किसी अन्य संस्था द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा जी? नहीं, नहीं किया जा सकता। चलिए अगला सवाल देखिए। पंचायत समिति में कितने अस्थाई समितियां होती हैं? पंचायत समिति में कितनी अस्थाई समितियां होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 7। अगला सवाल देख लीजिए। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण निर्धारित है? त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में महिलाओं, सवाल है देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण? तो 50% आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करना अनिवार्य है? किस अनुच्छेद में वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 202। अगला सवाल देख लीजिए। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, इसके द्वारा प्राप्त सारे ऋण और ऋण अदायगी के रूप में प्राप्त सारी रकम को किस निधि में रखा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा संचित निधि में। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए राज्य सरकार की अनुमानित आय एवं व्यय का विवरण विधानसभा में प्रस्तुत करना होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 202। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए।
किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सारी राशियों को लोक लेखा में रखा जाता है? तो सही उत्तर क्या होगा जी? 266(2). अगला सवाल, समग्र संसाधन अंतराल व्यक्त होता है। समग्र संसाधन अंतराल व्यक्त होता है तो किसमें? सकल राजकोषीय घाटे में। ठीक है, सकल राजकोषीय घाटे में। देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 इसकी अवधि थी, के दौरान किस राज्य की आर्थिक विकास दर सबसे अधिक रही? सबसे अधिक रही किस राज्य की? तो सही उत्तर हो जाएगा बिहार की। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों में योगदान रहता है। राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति में योगदान कैसा रहता है? तो सही उत्तर हो जाएगा कर राजस्व के रूप में, गैर कर राजस्व के रूप में, केंद्रीय अनुदान के रूप में। तो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल देख लीजिए, बिहार सरकार के ऋणों के मूलधन की अदायगी होती है। बिहार सरकार के ऋणों के मूलधन की अदायगी होती है तो सही उत्तर हो जाएगा पूंजी लेखों के रूप में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जब सरकार की आय उसकी आय से अधिक हो, जब सरकार की आय उसकी आय से अधिक हो जाता है तो बजट में इस प्रकार के घाटे को पूरा करने के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो घाटा, घाटा प्रबंधन। ठीक है जी, हीनार्थ प्रबंधन। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य सरकार की आय एवं भुगतान को कितने भागों में दिखाया जाता है? कितने भागों में दिखाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 3 भागों में। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, समेकित कोष कहलाती है। समेकित कोष क्या कहलाती है? तो समेकित कोष जो है सभी प्रकार का राजस्व और लिए गए ऋण और ऋणों की वसूली, ये सभी सम्मिलित रूप से समेकित कोष कहलाती हैं। सरकार की राजकोषीय नीति प्रकट होती है। सरकार की राजकोषीय नीति प्रकट होती है तो बजट से। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, बजट क्या है? बजट क्या है जी? तो बजट देखिए, बजट बजट देखिए सरकार के अनुमानित आय व्यय, सरकार के अनुमानित आय व्यय का वार्षिक विवरण होता है बजट। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल में इसमें देखिए, अगला सवाल में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा उद्गृहित और संग्रहित कर में हिस्सा प्राप्त होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 270 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित कर में हिस्सा प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद 270 के द्वारा। ठीक है, संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए व्यवस्था की गई है। संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए क्या व्यवस्था की गई है? तो संचित निधि की, लोकलेखा की और आकस्मिक निधि की। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, बजट के विभाजित किया जाता है, बजट को विभाजित किया जाता है तो सही उत्तर हो जाएगा आपका राजस्व खाता के रूप में, पूंजीगत खाता के रूप में। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। सरकार के व्यय को विभाजित किया जाता है किस रूप में? सरकार के व्यय को विभाजित करते हैं किस रूप में? तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के रूप में, योजना व्यय के रूप में, गैर योजना व्यय के रूप में, विकास व्यय के रूप में, गैर विकास व्यय के रूप में। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, करों के प्रकार कितने हैं? करों के प्रकार कौन कौन है? तो देखिए आंसर, अनुपातिक कर, प्रगतिशील कर, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, प्रतिगामी कर और अधोगामी कर, ये सभी कर के प्रकार हैं। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बजट के प्रकार देखिए, बजट के प्रकार कितने हैं? तो बजट के प्रकार देखिए, आपको संतुलित बजट भी होता है, आधिक्य बजट भी होता है और घाटे का बजट भी होता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में लिखा गया है, देखिए केंद्र से बिहार को मिलने वाली संसाधनों, केंद्र से बिहार को मिलने वाली संसाधनों में शामिल किया जा सकता है। तो केंद्रीय करों में राज्य के हिस्सा को शामिल करते हैं, केंद्र से सकल ऋण को शामिल करते हैं, केंद्रीय सहायता अनुदान को भी शामिल करते हैं। तो उपरोक्त सभी को शामिल करते हैं। ठीक है, बिहार राज्य का अपना कर प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान रहता है। किसका योगदान रहता है बिहार राज्य में? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बिक्री व्यापार आदि पर कर, इसका सर्वाधिक योगदान रहता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2008-9 से सकल राजकोषीय घाटे का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत सीमा के अंदर रखने का राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम FRBMA में निर्धारित किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1%। ठीक है जी, 1%।
अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त होता है? किस अनुच्छेद के तहत? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 275। देखिए अगला सवाल, देखिए बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल बताइए। तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल है, बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.86%, 2.86%, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान बिहार का कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा 13वां, 13वां, ठीक है जी। आर्कियन युग की चट्टानों को कितने भागों में बांटा जाता है? आर्कियन युग की चट्टानों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 2 भाग में, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, धारवाड़ शैल समूह में पाई जाती है। धारवाड़ शैल समूह में क्या पाई जाती है? तो खनिज चट्टाने, खनिज चट्टाने, ठीक है जी, धातुएं। अगला सवाल देखिए, धारवाड़ समूह की चट्टाने बिहार के किन जिलों में मिलती हैं? तो धारवाड़ क्रम की चट्टाने बिहार के किन जिलों में मिलती है? तो मुंगेर में भी मिलती है, जमुई में भी और नवादा में भी, तो उपरोक्त सभी कर दीजिए। अगला सवाल देखिए, बिहार के किन जिलों में आर्किन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं? आर्किन क्रम की चट्टानें किन जिलों में पाई जाती हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका गया में, मुंगेर में और शेखपुरा में, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सेमरी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं कहाँ कहाँ? तो रोहतास में, रोहतास में, ठीक है। हिमालय पर्वत का निर्माण संपन्न हुआ था। हिमालय पर्वत का निर्माण संपन्न हुआ था, बताइए। तो पर्वत का निर्माण संपन्न कब हुआ था? आपको बताना है, कमेंट करके बताइए। इसमें आपको कमेंट करके बताना है 9 नंबर सवाल को। देखिए अगला सवाल हम पूछ रहे हैं आपसे, ये सवाल आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। हिमालय के दूसरे एवं तीसरे तीसरे उत्थान के क्रम में बिहार के किन क्षेत्रों का निर्माण हुआ था? बिहार के किन क्षेत्रों का निर्माण हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, मतलब शिवालिक श्रेणी, सिंधु गंगा श्रेणी, गंगा का मैदान, ये सभी निर्माण हुआ था इनका। बिहार का कौन सा भाग सबसे पुराना है? बिहार का कौन सा भाग सबसे पुराना है? तो सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी भाग। अगला सवाल देख लीजिए, ऊंचावस 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 की दृष्टि से बिहार की भूमि को बांटा जा सकता है। तो हिमालय का पर्वतपदीय क्षेत्र के रूप में, बिहार का विशाल मैदान के रूप में, दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र के रूप में, तो उपरोक्त सभी रूपों में आप बांट सकते हैं बिहार को। देखिए बिहार के शिवालिक पर्वत श्रेणी को स्थानीय उच्चावस के आधार पर बांटा जा सकता है। तो बांटा जा सकता है, देखिए दक्षिणी श्रेणी का निम्न पहाड़ी, उत्तर पूर्वी घाट, सुमेश्वर की श्रेणी, तो उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है। गंगा के उत्तरी मैदान का बिहार के कुल क्षेत्रफल का गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 62.86%, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, उत्तरी बिहार के मैदान की नदियों से यहाँ निर्माण हुआ है। उत्तरी बिहार के मैदान की नदियों से यहाँ निर्माण हुआ है, क्या निर्माण हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा दियारा का, चौर का और छाड़न झील का। अगला सवाल देख लीजिए, नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, ठीक है, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया। बिहार के दक्षिणी सीमांत पठारी प्रदेश में किस तरह के चट्टानें पाई जाती हैं? बिहार के दक्षिणी सीमांत पठारी प्रदेश में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट, ठीक है जी, नीस, शिस्ट, ग्रेनाइट। बिहार के उत्तरी भाग के, लिख रहा है, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ, तो कैसे हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से, ठीक है जी, आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो बिहार के क्षेत्र को क्या कहते हैं जी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका मगध का मैदान, अंग का मैदान और गंगा सोन दोआब भी कहते हैं इसको, तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। देखिए गंगा के दक्षिणी मैदान को बांटा जा सकता है, गंगा के दक्षिणी मैदान को बांटा जा सकता है, तो सोन गंगा दोआब के रूप में, मगध का मैदान के रूप में, अंग का मैदान के रूप में, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, कैमूर का पठार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है?
तो कैमूर का पठार जो है आपको 1280 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। देखिए, बिहार को धरातलीय स्वरूप के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो धरातलीय धरातलीय स्वरूप के आधार पर बिहार को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 4 भागों में। ठीक है, देखिए अगला सवाल, कैमूर का पठार कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 1280 किलोमीटर। अगला सवाल देखिए, बिहार को धरातलीय स्वरूप के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 4 भागों में। अगला सवाल देखिए, उत्तरी बिहार का मैदान को कितने भागों में उप विभाजित कर सकते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 6 भागों में। अगला सवाल देख लीजिए, बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी का निर्माण किस काल में हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा प्लीस्टोसिन काल में। अगला सवाल देख लीजिए, बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन है? सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी। अगला सवाल देख लीजिए, बिहार के उत्तरी मैदान बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? तो बागमती। अगला सवाल देख लीजिए, गंगा नदी के दक्षिणी तट से छोटा नागपुर पठार तक फैला दक्षिणी बिहार का मैदान कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? तो 33,670 किलोमीटर तक। अगला सवाल देख लीजिए, बिहार के दक्षिणी पठारी भाग को कितने भागों में उप विभाजित कर सकते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 4। अगला सवाल देखिए, भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान सागर था, उस उस सागर का नाम क्या था? तो सही उत्तर रहेगा टेथिस सागर। अगला सवाल देख लीजिए, पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में किस चट्टान की प्रधानता है? किस चट्टान की प्रधानता है? तो सही उत्तर हो जाएगा परतदार चट्टान। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, 1956 तक बिहार में कुल कितने जिले थे? 1956 तक बिहार में कुल कितने जिले थे? तो 17। अगला सवाल देख लीजिए, 1981 में कुल कितने जिले बिहार में थे? तो 1981 में आपको 31 जिले थे। अगला सवाल देख लीजिए, 1991 में कुल कितने जिले बिहार में रह गए थे? तो सही उत्तर हो जाएगा 42। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग के कितने जिलों को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? तो कितने जिलों को काटकर तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 22 जिलों को काटकर झारखंड बना। 1956 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सुझाव पर बिहार के कितने हिस्सों को बंगाल में सम्मिलित कर दिया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका संपूर्ण पुरुलिया जिला, किशनगंज सब डिवीजन के कुछ भाग और दक्षिणी बलरामपुर थाना का पूर्वी भाग, ये सभी शामिल कर दिया गया बंगाल में। देखिए, बिहार झारखंड विभाजन के समय बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? तो उस समय जिलों की संख्या 51 थी। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है आपका शिवहर। ठीक है जी, शिवहर। बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? तो इसमें से कौन गंगा को स्पर्श नहीं करती है? तो आपका सही उत्तर देखिए, मुंगेर भी करती है, आपको भागलपुर भी और बेगूसराय भी, तो इसमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखिए, बिहार का 38वां जिला इनमें से कौन सा है? बिहार का 38वां जिला कौन है? तो अरवल, सबसे छोटा अरवल जिला। देखिए, किस वर्ष उड़ीसा के सरायकेला, सबसे छोटा शिवहर है, देखिए किस वर्ष उड़ीसा के सरायकेला और खरसावां को बिहार में सम्मिलित किया गया था? बिहार में सम्मिलित किया गया था, तो सही उत्तर हो जाएगा मई 1948। देखिए, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगला सवाल, बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो सही उत्तर हो जाएगा 2.86%। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है जी? तो 13वां। अगला सवाल देखिए, बिहार में देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना रहती है? तो 8.60%। ठीक है। जनसंख्या के आधार पर बिहार का जनसंख्या के आधार पर देश में कौन सा स्थान है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका देश में तीसरा स्थान। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा जिला आपको बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। देखिए, बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो आप जानते हैं बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है?
तो बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से पश्चिमी चंपारण। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला आप बताइए, तो क्या होगा? शिवहर। बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो बिहार में प्रखंडों की संख्या 534 है। देखिए बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो 9 है प्रमंडल। बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है? तो 44,874 है। अगला सवाल देखिए, बिहार में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? बिहार में ग्राम पंचायतों की संख्या आपको मिलेगी 8,398। बिहार में कितने जिलों में नगर निगम स्थापित है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 9 जिलों में नगर निगम स्थापित है। देखिए लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित है बिहार में? तो सही उत्तर हो जाएगा 7। विधानसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट रिजर्व हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 38। अगला सवाल देख लीजिए, बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है? तो कम वर्षा वाला जिला है औरंगाबाद। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 22 है। अगला सवाल देखिए, बिहार की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? तो उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? तो 345 किलोमीटर। अगला सवाल देखिए, गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? किस जिले से प्रवेश करती है? तो सही उत्तर होगा जी भोजपुर से। तो आज की वीडियो में हम बिहार के स्पेशल इतना ही सवाल देखेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। बेस्ट ऑफ लक, आपका नौकरी जरूर लगेगा। थैंक यू।